Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a quiz of class 4th maths chapter tables and shares. आज इस वीडियो में हम लोग 4th क्लास मैथ्स का जो चैप्टर है आपका टेबल्स एंड शेयर्स, इस चैप्टर की मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स, एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन प्लस वर्कशीट्स पहले करा चुकी हूँ, तो होपफुली वो वीडियोस आपने देख ली होगी, चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर होगा. और ये टेस्ट टाइम है आपका. देयर विल बी 15 क्वेश्चंस, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से बन सकते हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं. आप पेपर पेंसिल अपने साथ लेके बैठे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में आपको चीज़ें सॉल्व भी करनी पड़ेगी और ऑप्शंस होंगे आपके. ऑप्शंस में से एक आंसर होगा, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है. उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपका आंसर करेक्ट था या नहीं. ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ. उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज रीमा प्लांट्स 63 saplings in 9 rows. रीमा ने 63 saplings लगाए हैं 9 rows में. हाउ मेनी saplings आर देयर इन ईच रो. तो आपको बताना है कि हर एक रो में कितने saplings हैं. आपके ऑप्शंस हैं A8, B7, C6, D4. कैलकुलेट करिए और बताइए, अदरवाइज आप हिंट का वेट करेंगे अगर आपको आंसर नहीं आता है तो. ओके, आंसर कर दिया तो वेरी गुड. देखिए, जब आपको नंबर ऑफ रोज निकालनी है, आपको टोटल सैपलिंग्स दिए हैं. अगर आपको रोज दे और एक रो में कितने सैपलिंग्स हैं वो दे, और आपको टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स या फिर नंबर ऑफ फ्लावर्स जो भी है वो प्लांट्स वो निकालने हैं, तो आप मल्टीप्लाई करते हैं टोटल के लिए हमेशा. लेकिन अगर आपको रोज दे के एक रो में कितने सैपलिंग्स हैं ऐसा पूछे, या फिर एक रो में सैपलिंग्स दे के रोज पूछे कितनी है, तो उसके लिए आप हमेशा डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो आपने डायरेक्ट आंसर कर दिया होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी है. पहले आप नंबर ऑफ सैपलिंग्स लिखिए कितने हैं, उसके बाद नंबर ऑफ रोज लिखिए कितनी है, 9, 63 जो भी है, और उसके बाद यू हैव टू परफॉर्म द ऑपरेशन. ओके, चलिए मैंने आपको हिंट दे दिया है कि आपको करना है इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन कलेक्ट्स 93 सी शेल्स टू मेक नेकलेसेस फॉर हिज सिस्टर. जॉन ने 96 सी शेल्स कलेक्ट किए हैं अपनी सिस्टर के लिए नेकलेस बनाने के लिए. ही रिक्वायर्ड 12 सी शेल्स टू मेक अ नेकलेस. उसको 12 सी शेल्स चाहिए एक नेकलेस बनाने के लिए. तो आप बताइए, हाउ मेनी नेकलेसेस डिड ही मेक. उसने कितने नेकलेसेस बनाए हैं. आपके ऑप्शन हैं 8, 9, 10 या फिर 11. चलिए मान लीजिए, अब हिंट दे रही हूं दूसरा किसी क्वेश्चन का. टोटल जो आपके पास सी शेल्स हैं, बीड्स हैं या फिर मोती, वो 150 थे और एक में आपको 13 चाहिए थे, और मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ नेकलेसेस कितने बनेंगे. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, टोटल जो बीड्स हैं उनको आपको 13 के ग्रुप में डिवाइड करना होगा, बिकॉज 13 मिलके एक नेकलेस बनाता है. तो आप 150 को डिवाइड करेंगे 13 से. कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा जो टोटल नंबर्स हैं वो डिविजिबल ही हो जितने आपको एक बनाने के लिए चाहिए. अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 13 1s are 13, 2 रिमाइंडर बचेगा, 0 कैरी होगा, 20 होगा, अगेन 13 1s are 13, 7 बचेगा. अब 7 बीड्स की तो एक वो बन नहीं सकता है नेकलेस. तो कहने का मतलब है, एज पर क्वेश्चन ने पूछा था टोटल कितने नेकलेसेस बनेंगे, 11 नेकलेसेस बनेंगे, और ये आपका रिमाइंडर होता है. तो ये क्या हो जाएगा आपका, इतने आपके जो बीड्स हैं, जो सी शेल्स हैं वो बच जाएंगे. इसी क्वेश्चन में बच जाते हैं, कई बार नहीं भी बचते, आंसर 0 भी आ जाता है. तो लेकिन आंसर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, कई बार वो सोचते हैं इसका आंसर 7 होगा या 11 होगा. इसका आंसर 11 ही होगा, जितने टोटल नेकलेसेस होंगे वो ये तो रिमाइंडर होता है आपका. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. 2 × 3 × 6 कितना होगा. आपके ऑप्शन हैं 6, 18, 36 या फिर 42. ये क्वेश्चन इजी है, अगर आपको नहीं पता है कैसे होता है तो आप वर्कशीट देख लीजिए, वहां पे मैंने कराया हुआ है. इसका मैं हिंट नहीं दूंगी आपको. ओके, नेक्स्ट है गंगू मेड स्वीट्स फॉर दिवाली. गंगू ने स्वीट्स बनाई हैं दिवाली के लिए. ही हैड 80 लड्डूज. उनके पास 80 लड्डूज है. ही पैक्ड 4 लड्डूज इन ईच स्मॉल बॉक्स. ईच स्मॉल पैकेट, एक पैकेट में उन्होंने 4 लड्डूज पैक किए हैं, 1, 2, 3 एंड 4. ये पैकेट है. हाउ मेनी पैकेट्स डिड ही मेड. कितने पैकेट्स उन्होंने बनाए हैं 80 लड्डू पैक करने के लिए. आपके ऑप्शंस हैं 15,
24, 18 या फिर 20? चलिए आपने आंसर कर दिया होगा। अब मैं बताती हूँ। सपोज करिए क्वेश्चन ये होता, टोटल लड्डूज 800 होते और एक पैकेट में 5 आते, तो आप क्या करते? टोटल लड्डूज को आपको 5 के ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो जब भी डिवीजन की बारी आएगी तो आप डिवाइड ही करेंगे 100 डिवाइडेड बाई 5। 1 पर तो 5 की टेबल नहीं चलेगी क्योंकि छोटा है, 10 पर चल जाएगी। 5 2 जार 10, कुछ नहीं बचा तो हमने 0 कैरी कर लिया। अब कई बार बच्चों को देखा यहीं पर आंसर छोड़ देते हैं कि अब तो 0 आ ही गया है आंसर। ध्यान रखना, जब भी आप कैरी करते हैं टेबल चलाना कंपलसरी है। अगर टेबल नहीं चल रही है तो आप 0 जार टेबल चला दीजिए। ओके, 0 आपको ऊपर लिखना ही पड़ेगा। तो यानी कि 20 पैकेट चाहिए उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 4 इंटू 3 इंटू वॉट इक्वल्स टू 60? आपके ऑप्शन है 5, 6, 4 या फिर 7। मैं वर्ड प्रॉब्लम्स आपको जरूर बता दूंगी, लेकिन जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मैं नहीं बताऊंगी आपको। तो बताइए 4 इंटू 3 इंटू क्या करें कि आंसर 60 आ जाए? 4 इंटू 3 इंटू 5 करें, 4 इंटू 3 इंटू 6 करें, इंटू 4 करें या फिर इंटू 7 करें? जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर है वो आप लिख लीजिए। मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि करेक्ट आंसर क्या है। ओके, आगे आते हैं। 6th क्वेश्चन है 128 डिवाइडेड बाय व्हाट इक्वल्स टू 1? 128 को आप किससे डिवाइड करें कि आंसर 1 आए? आपके ऑप्शन है 12 से, 8 से, 128 से या फिर 1 से। ऐसे क्वेश्चंस इस चैप्टर में से 1 मार्क के काफी बन सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंटू 1 करने पे, इंटू 0 करने पे, नंबर को खुद से डिवाइड करने पे, नंबर डिवाइडेड बाय नंबर खुद से ही, या फिर नंबर को डिवाइड करने 1 से डिवाइड करने पे क्या आंसर आते हैं। यहां से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका ब्लैंक्स में, या फिर कैसे भी आपको ऐसे भी दे सकते थे वो कि 157 डिवाइडेड बाय व्हाट इक्वल्स टू 157। 157 को आपने किससे डिवाइड किया और 157 ही आंसर आया, तो किससे डिवाइड किया? आंसर इज 1, बिकॉज 157 को आपने एक ही बच्चे में डिवाइड किया होगा, तभी उसको पूरे 157 जो चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो मिल गए हैं। 1 से किसी को भी डिवाइड करते हैं तो वो फर्क नहीं पड़ता उस पर। अगला क्वेश्चन है अनु वांट्स चेंज फॉर ₹100। अनु को 100 रुपीज के चेंज चाहिए। अब बताइए हाउ मेनी नोट्स विल शी गेट इफ शी वांट्स चेंजेस ऑल ₹100, ऑल 20 रुपीज नोट्स। उसको जो चेंजेस चाहिए उसमें सभी 20 रुपीज के नोट्स उसको चाहिए। आप बताइए कितने नोट्स उसको मिलेंगे 100 रुपीज कंप्लीट करने के लिए? आपके ऑप्शन हैं 5, 6, 8, 7। ये तो क्वेश्चन फिर भी आसान है। चलिए आप इसका आंसर दीजिए, फिर मैं नहीं पता तो फिर हिंट का वेट करिए। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपके पास 2000 का नोट है, क्योंकि 1000 का तो बंद हो गया इसलिए वो हटा दिया ऑप्शन मैंने, और आपको 50-50 के नोट्स चाहिए। तो कितने नोट्स आपको मिलेंगे अगर आप चेंज कराते हैं किसी से? तो जब नंबर ऑफ नोट्स निकालने होते हैं, टोटल जो आपके पास अमाउंट है, बड़े वाली जो करेंसी है, उसको डिवाइड कर दीजिए। आपके जो आपको डिनोमिनेशन जितने का चाहिए, 50-50 चाहिए, तो आप 2000 को डिवाइड करेंगे 50 से। ओके, 2000 डिवाइडेड बाय 50। आप जानते हैं 2 पर टेबल नहीं चलेगी, 20 पर नहीं चलेगी, 200 पर चलेगी। 5 4 जार क्योंकि 20 होते हैं, तो 50 4 जार 200 हो जाएंगे, है ना। 50 की टेबल आप इजीली लिख सकते हैं। 50 1 जार 50, 5 2 जार 10, 0, 5 3 जार 15, 0, 5 4 जार 20, 0। इस तरीके से 50 60 70 इनकी टेबल आसान होती है। 5 6 7 की टेबल लिखिए, पीछे जीरोस लगाते जाइए। अब कुछ नहीं बचा, 0 हमने कैरी कर लिया। जैसे मैंने कहा था कैरी अगर करेंगे तो टेबल चलाना कंपलसरी है, तो यहाँ पर 0 जार टेबल चल जाएगी। आंसर विल बी 40। तो 50-50 के आपको 40 नोट्स मिलेंगे अगर आप 2000 रुपीज को चेंज कराते हैं तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना इज ₹72। एक डजन बनाना में 1 डजन बनाना 72 रुपीज के हैं। हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ अ बनाना? एक बनाना की कॉस्ट बताइए कि कितनी है ये सिंगल। आपके ऑप्शन हैं 6, 8, 4 या फिर 5। अगर आपको ये पता है कि 1 डजन में कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो आई थिंक क्वेश्चन इजी है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, हिंट के उस पे बता रही हूं, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। जब भी कभी आपको 1 यूनिट का प्राइस दिया हो, उसका अमाउंट, उसकी वैल्यू दी हो और ज्यादा की पूछी हो, मान लो 1 की दी हो और आपसे 5 की, 7 की, 9 की, 100 की, 2000 की पूछी हो, तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं ज्यादा के लिए। लेकिन अगर आपको ज्यादा की दी है, सपोज करिए 24 आपको एप्पल्स का प्राइस दिया है, 48 है,
और आपको फिर 1 का पूछ लिया जाए 1 का कितना है, तो आप हमेशा डिवाइड करेंगे 1 का फाइंड करने के लिए इसको नंबर ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके उससे। ओके, तो 1 के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं, 1 गिवन है, ज्यादा के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए आगे आते हैं। द कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स इज ₹12। हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ 10 सच पेन्स। एक पेन की कॉस्ट 3 पेन की कॉस्ट 12 है और ऐसे 10 पेन की कॉस्ट बताइए। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। आपके ऑप्शंस हैं 30, 40, 50, 60। आप फाइंड करिए, तब तक मैं हिंट का बताती हूं। चलिए आपने आंसर कर दिया होगा। सपोज करिए क्वेश्चन ये था कि 5 पेंसिल्स की कॉस्ट 35 है, आपको 9 पेंसिल्स की बतानी है। 9 पेंसिल की कॉस्ट आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आपको 1 पेंसिल की कॉस्ट ना पता हो। ओके, तो सबसे पहले तो जो ये इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है 5 पेंसिल की कॉस्ट 35 है, यहां से आप 1 की कॉस्ट निकालिए। अगर 5 पेंसिल 35 की आते तो 1 कितने की आएगी, मैंने आपको बताया था 1 के लिए आप हमेशा डिवाइड करते हैं। तो आप 35 को डिवाइड कर दीजिए 5 से। 35 जब 5 से डिवाइड होगा 5 7 जार 35, तो यानी कि एक पेंसिल कितने की है 7 की। अब अगर आपको 1 का पता है तो आप 9 की फाइंड कर सकते हैं। तो 9 पेंसिल्स कितने की हो जाएगी, 9 पेंसिल्स हो जाएंगी आपकी 9 इंटू 7 यानी कि 63 रुपीज की। क्लियर। तो क्वेश्चन ऐसे भी जरूरी नहीं है कि वो आपको ज्यादा दे के 1 की पूछे, 1 को दे के ज्यादा के पूछे, तो बहुत नेचुरल नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा, सबको पता है। 4 मार्क का अगर क्वेश्चन आता है वो आपको ज्यादा की ही देंगे और फिर ज्यादा की पूछेंगे। जैसे 3 देके 10 की पूछ ले तो आपको पता है फिर क्या करना है। अगर आपको 3 की दी हुई है, पहले आप 1 की कॉस्ट निकालिए और 1 के बाद 10 की निकालिए। 1 की निकालेंगे डिवाइड करके, फिर 10 की कॉस्ट निकालेंगे आप मल्टीप्लाई करके। ओके, चलिए आगे आते हैं। 10th क्वेश्चन, रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड। किसी नंबर को आप रिपीटेडली ऐड कर रहे हैं, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2। ये रिपीटेड एडिशन जो होता है, इसके बाद हम इसको 2 और फिर कोई साइन लगा के जितनी बार आया वो कर देते हैं। तो वो साइन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन आप किसे कहते हैं, एडिशन को ही, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। वर्ड जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं सॉरी, जो आपकी स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे कि व्हाट इज मल्टीप्लीकेशन, व्हाट इज डिवीजन, ये 1 मार्क में भी पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। ओके, चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 9। ये तो हमें पता है, 72 को आप 8 से डिवाइड करेंगे, 8 9 जार 72। आप बताइए 72 क्या है इसमें, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चन, रिमाइंडर। चारों टर्म्स का पता होना चाहिए आपको कि जब आप डिवाइड करते हैं तो कौन से टर्म को क्या कहते हैं। ये मैं आपको इसके एंड में बता भी दूंगी। और अगर आपको अभी नहीं पता है, अभी मैं नहीं बता सकती क्योंकि आगे जो 3-4 क्वेश्चन हैं आपके वो इसी उस पर बेस्ड है। 72 को आपने 8 से डिवाइड किया तो आंसर आया 9। 72 कुछ नहीं बचा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम क्या कहेंगे, 72 को क्या कहेंगे, 8 को क्या कहेंगे, 9 को क्या कहेंगे और 0 को क्या कहेंगे। इन चारों के अलग अलग नाम होते हैं। ABCD जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर है लिख लीजिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। जब आप किसी चीज को, सपोज करिए 72 आपके पास है और आपने उसको 8 से 8 में डिवाइड किया, यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, सॉरी, तो इक्वल डिवीजन को आप क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 डिवाइडेड बाय व्हाट इक्वल्स टू 12। 24 को आप किससे डिवाइड करेंगे कि 12 आंसर आएगा। आपके ऑप्शंस हैं A2, B4, C6, D8। तो देखिए यानी कि कितने 12 जार 24 होते हैं। ऐसा मैंने देखा है, जब केवी में CCA में डॉजिंग टेबल होता है तो बच्चे जनरली बहुत अच्छे से टेबल प्रिपेयर करके जाते हैं, 20 तक, 25 तक, कहीं तो बहुत प्रैक्टिस भी करते हैं। लेकिन सपोज करिए आपको पता है 13 3 जार 39 है ना, तो एग्जाम जो वहां पर टेस्ट के लिए बैठते हैं वो क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पूछ लेते हैं। वो पूछते हैं 3 13 जार और बच्चे वहां पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो नहीं पूछेंगे 12 5 जार, क्योंकि उन्हें पता है, तो बच्चे को रटा हुआ है। वो पूछते हैं 5 12 जार। तो 12 5 जार करिए या फिर 5 12 जार करिए, एक ही बात है। अब जरूरी नहीं है, अगर आपको 15 तक टेबल आती है तो आपको 1 to 10 15 तक आ गए हैं, यानी कि समझ रहे हैं आप 9 10 जार 90 तो आपको पता है, लेकिन अब आप 9 11 जार भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 9 11 11 9 जार एक ही बात होती है 99। आप 9 12 जार भी निकाल सकते हैं, 9 12 जार 108, क्योंकि 12 9 जार 108 होते हैं। 9 13 जार 9 14 जार 9 15 जार,
यहां तक भी आप टेबल अप कर सकते हैं, जितनी भी आपको टेबल्स आगे तक लर्न होती रहती है उतना ही आप 1 to 10 में उतने ज्यादा तक जा सकते हैं। ओके, खैर कितने 12 are 24 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आंसर टू अ डिवीजन प्रॉब्लम इज कॉल्ड। जब आप डिवाइड करते हैं उसका जो आंसर आता है, आपको पता होना चाहिए आंसर वो होता है जो ऊपर आता है यहां पर, उसे आप क्या कहते हैं? प्रोडक्ट, क्वोशिएंट, सम, डिफरेंस। ये चारों आंसर्स हैं आपके डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। तो आपको पता होना चाहिए कि डिवीजन का जो आंसर होता है उसे क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन के आंसर को क्या कहते हैं, एडिशन के आंसर को क्या कहते हैं और सब्ट्रैक्शन के आंसर को क्या कहते हैं। ओके, क्योंकि ये अगर इस तरीके से आप जानते हैं इनको तो वर्ड प्रॉब्लम्स काफी इजी हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंस किसके आंसर को कहते हैं, तो क्या आपको उसमें करना है, कौन सा ऑपरेशन लगाना है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ, तो प्रोडक्ट किसके आंसर को कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें फिर जो भी आपका ऑपरेशन है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 9। किस नंबर को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा? 56, 64, 48 एंड 72। ओके, चलिए, तो जैसा मैंने कहा था मैं आपको बता देती हूँ कि डिवीजन में, क्योंकि चैप्टर डिवीजन के ऊपर ही, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन किसको क्या कहते हैं। सपोज करिए आपको 27 को डिवाइड करना है 5 से। आप जानते हैं 5 5s are 25, 2 आपका बचता है। तो देखिए नाम देख लीजिए सबके क्या है। जिससे आप डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं डिवाइजर, जिसको आप डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, जो आपका ऊपर आंसर आता है इसको कहते हैं आंसर, इसे बोलते हैं क्वोशिएंट, TIENT क्वोशिएंट, और जो बचता है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, तो एक तो आप ये याद रखेंगे जिससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर जिसको डिवाइड कर रहे हैं, डिविडेंड जो बचता है, रिमाइंडर जो आंसर आता है, दैट इज क्वोशिएंट। एक सेकेंड, आपको उसका भी बता देते हैं एक बार, जो मल्टीप्लाई करके आता है। सपोज करिए आपने 8 को मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू 5 इक्वल्स टू 40। तो जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर जिससे डिवाइड करते हैं इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेंट, मल्टीप्लीकेंट, और जो आपका आंसर आता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, तो ये 3 नाम भी आप याद रखना, क्योंकि 2 ही बारे में चैप्टर है तो ये दोनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक और बता दूं, यानी कि प्रोडक्ट इनटू का, मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर होता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं, डिवीजन को जो आंसर होता है उसे क्वोशिएंट कहते हैं, जो आपका एडिशन का आंसर होता है उसे सम कहते हैं, और जो आपका सब्ट्रैक्शन का आंसर होता है उसे हम लोग डिफरेंस कहते हैं। ओके, सब्ट्रैक्शन, एडिशन। चलिए, ये मुझे बताना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलिए आपको आंसर्स बता देते हैं। 15 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है B, 2A, 3C, 4th D, 5th A, 6th C, 7th A, 8th A, 9th B, 10th C, 11th A, 12th B, 13th A, 14th B, 15th D। आउट ऑफ 15 आपके जितने भी मार्क्स आए हैं कमेंट सेक्शन में आप अपने नाम के साथ लिख दीजिए। इफ एनी क्वेश्चन इज रॉन्ग तो बैक जाके आंसर जरूर चेक कर लीजिए। और अगर आपके इसमें 13 से कम मार्क्स आते हैं, बिकॉज 13 आई थिंक मैंने इतने मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं दिए हैं, तो आप प्लीज एक बार वर्कशीट जरूर चेक कर लेना, क्योंकि अगर आप वो देख लेंगे तो चैप्टर थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। मैथ्स में मैं ये तो कह नहीं सकती कि बैक जाके आंसर देख लो, तो आपको रटना तो नहीं है, इसको समझना है। तो वर्कशीट और NCERT एक्सप्लेनेशन आप जरूर देख लीजिए। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।